हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। आज का हमारा जो ये वीडियो सेशन है ये ह्यूमन डिजीज पर आधारित है और आज की इस वीडियो सेशन में हम किसी खास डिजीज की बात नहीं करके मिसलेनियस पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। ये मिसलेनियस पॉइंट्स कभी ना कभी किसी ना किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उन तमाम मिसलेनियस पॉइंट्स को देखेंगे जो कि ओवरऑल है ना ह्यूमन डिजीज से लिया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज ऑन्कोलॉजी से। आज का हमारा जो पॉइंट नंबर 1 होगा ये होगा ऑन्कोलॉजी। ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे ऑन्कोलॉजी से। हमारे स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो ऑन्कोलॉजी है। देखिए, लॉजी जिसमें लगा उसका संबंध कैंसर से है। तो ऑन्कोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं? ऑन्कोलॉजी में हम लोग कैंसर संबंधी चीजों का अध्ययन करते हैं। कैंसर का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी लॉजी होते हैं सब अध्ययन को शो करते हैं और कैंसर के डॉक्टर को कहा जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ ऐसे आइसोटोप हैं जिनका मेडिकल क्षेत्र में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 में ये देखेंगे कि किस किस आइसोटोप का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। चलिए, तो कुछ आइसोटोप देख लेते हैं, जैसे कोबाल्ट 60। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग किया जाता है वो कैंसर के इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग करते हैं वो कैंसर के इलाज में करते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा अगला जो है वह है फास्फोरस। वह है फास्फोरस 32। ये सारे आइसोटोप है, ठीक है ना, जिसका प्रयोग हम लोग विभिन्न चिकित्सा क्षेत्र में करते हैं। तो फास्फोरस 32 का जो प्रयोग होता है वो ब्लड कैंसर के इलाज में होता है। ठीक है ना। चलिए, ब्लड कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। ये हम लोग कुछ केमिकल सब्सटेंस देख रहे हैं। केमिकल सब्सटेंस का प्रयोग किन किन फील्ड में होता है हम पहले इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग होता है वो कैंसर के इलाज में होता है। फास्फोरस 32 का प्रयोग जो होता है वो ब्लड कैंसर के इलाज में होता है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है स्ट्रॉन्सियम। हमारा अगला जो है आइसोटोप वो है स्ट्रॉन्सियम। चलिए, स्ट्रॉन्सियम 85। स्ट्रोंसियम 85 का जो प्रयोग किया जाता है बोन कैंसर के जांच में किया जाता है। हड्डी के जो कैंसर होते हैं उसके जांच में स्ट्रोंसियम 85 का प्रयोग किया जाता है। तो बोन कैंसर के जांच में स्ट्रोंसियम 85 का प्रयोग करते हैं हम लोग। इसके बाद हम आते हैं आर्सेनिक 131। ठीक है, हमारा अगला जो आइसोटोप है ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। आर्सेनिक 131। चलिए, जो आर्सेनिक 131 का जो प्रयोग किया जाता है स्किन संबंधी, त्वचा संबंधी बीमारियों के इलाज में किया जाता है। ठीक है ना। त्वचा संबंधी बीमारी के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है आर्सेनिक। ठीक है ना, सॉरी, बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। त्वचा संबंधी बीमारी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, आर्सेनिक 131 का। इसके बाद हम आते हैं आयोडीन 31। अब देखिए, अब नाम है आयोडीन तो जाहिर सी बात है कि थायराइड संबंधी चीजों से ये संबंध रखेगा। आयोडीन 31 का प्रयोग करते हैं थायराइड और ब्रेन ट्यूमर से संबंधित इलाज में। ठीक है ना। तो थायराइड, आप इसको समझे, थायराइड एवं ब्रेन ट्यूमर ठीक है ना के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? आयोडीन 31 का। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और भी केमिकल सब्सटेंस है जिसका प्रयोग हम लोग मेडिकल क्षेत्र में करते हैं। चलिए, तो अब हमारा अगला जो बात है वो है रेडॉन। देखिए, रेडॉन का प्रयोग भी होता है कैंसर के इलाज में। रेडॉन एक जो कि नोबल गैस है, ये सबसे भारी नोबल गैस है। ठीक है ना, लेकिन इसका मेडिकल क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाता है। तो रेडॉन का जो प्रयोग होता है ये होता है कैंसर के इलाज में। कैंसर के इलाज मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैंसर के इलाज में कई केमिकल सब्सटेंस है जिसका प्रयोग व्यापक रूप से होता है। इसके बाद हम आते हैं सेलेनियम, एक खनिज तत्व है। ठीक है ना। सेलेनियम क्या है? सेलेनियम एक खनिज तत्व है। ठीक है ना, एक खनिज तत्व है जिसका प्रयोग किया जाता है प्रोस्टेट कैंसर है। ठीक है ना, प्रोस्टेट कैंसर के बचाव में सेलेनियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, प्रोस्टेट
पेट का, प्रोस्टेट का मतलब पेट से है, ठीक है ना। प्रोस्टेट कैंसर के बचाव में, ठीक है ना, हम लोग सेलेनियम का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके बाद आता है जर्मेनियम। हमारा अगला जो है केमिकल सब्सटेंस है वो है जर्मेनियम। देखते हैं कि जर्मेनियम का प्रयोग हम किस फील्ड में करते हैं, किस मेडिकल फील्ड में करते हैं। तो जो पर्निशियस एनीमिया होता है, ठीक है ना, जिसमें घोर रक्त की कमी हो जाती है, उसके ट्रीटमेंट में जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे कह सकते हैं पर्निशियस, इंग्लिश टर्म आसान है, इससे घबराना नहीं चाहिए, पर्निशियस एनीमिया, ठीक है ना। मतलब इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो घोर रक्त की, है ना, रक्त की घोर कमी, सॉरी, रक्त अल्पता कहते हैं इसको, ठीक है ना, रक्त की घोर कमी हो जाती है, ठीक है ना। ये मतलब इसको इंग्लिश में हम कह रहे हैं पर्निशियस एनीमिया। तो पर्निशियस एनीमिया के इलाज में जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। ये सारे केमिकल सब्सटेंस है जिसका प्रयोग हम लोग मेडिकल क्षेत्र में करते हैं। चलिए ये हमारा पॉइंट नंबर 2 अभी चल रहा था, अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 की ओर मूव कर रहे हैं। हमारा पॉइंट नंबर हम लोग 3 देख रहे हैं। देखिए 2 ऐसे मेडिकल ड्रग हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग कैंसर के इलाज में करते हैं। एक है टेक्सोल, एक है टेक्सोल। टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। अब इसमें अगर देखिए ज्यादातर कंपटीशन में आपको ऐसे पूछेगा कि टेक्सोल का प्रयोग, टेक्सोल एक ड्रग का नाम है, टेक्सोल का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है, कैंसर, एड्स, टीबी या और भी कोई आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं आता है कि कैंसर में कौन सा कैंसर, इतना डिटेल में नहीं जाता है। फिर भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि टेक्सोल का प्रयोग जो होता है, टेक्सोल क्या एक ड्रग है, एक औषधि है, ठीक है ना। इसका प्रयोग किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर, ठीक है ना। इसके बाद आता है लंग कैंसर, फेफड़ा कैंसर, और इसके बाद आता है ओवेरियन, ओवेरियन जहां पर, है ना, अंडे बनते हैं फीमेल में, ठीक है ना। तो ओवेरियन कैंसर के इलाज में, है ना, टेक्सोल नामक ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से हरसेप्टिन, इसी प्रकार से एक और ड्रग का नाम है, उसका नाम है हरसेप्टिन। चलिए हरसेप्टिन भी क्या एक ड्रग है जिसका प्रयोग किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर। तो आपको इतना जानकारी नहीं रखना है कि ब्रेस्ट कैंसर है कि लंग कैंसर है, बस आप ये जानिए कि टेक्सोल और हरसेप्टिन ये जो 2 ड्रग हैं जिसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में, ठीक है। चलिए देखिए अब हम पॉइंट नंबर 4 की ओर आते हैं। एक और ड्रग है एजेडीटी। ये सब क्या ड्रग है जिसका प्रयोग हम लोग तरह तरह के बीमारियों में करते हैं, और ये सब एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। ये कभी ना कभी किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। एजेडीटी भी एक ड्रग है, ठीक है ना, और इसका जो प्रयोग किया जाता है एड्स के इलाज में। हालांकि देखिए एड्स जो है इसका इलाज अभी तक तो संभव नहीं है, एड्स का इलाज अभी तक संभव नहीं है, आप इसको ऐसे समझें। लेकिन एड्स के जो पेशेंट है उनका जीवन कुछ बढ़ जाए तो इसी के इलाज में एजेडीटी नामक ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। एजेडीटी नामक ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है किसके इलाज में, तो एड्स के इलाज में। आप इसको सरल भाषा में समझें, एड्स के इलाज में, ठीक है ना, हम लोग एजेडीटी नामक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ और भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए कुनैन, कुनैन का जो प्रयोग होता है वो, ये भी एक ड्रग है, सब औषधि है, ठीक है ना। वो किया जाता है मलेरिया के इलाज में, मलेरिया के इलाज में कुनैन का प्रयोग किया जाता है। और ये कुनैन बनता किससे है, तो ये बनता है सिनकोना के छाल से, सिनकोना के जड़ से नहीं, सिनकोना एक पेड़ का नाम है जिसके छाल से, बार्क से, है ना, कुनैन की प्राप्ति होती है। चलिए अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है सर कुनैन। चलिए कुनैन का प्रयोग, है ना, कुनैन ये सब दवा है, सब औषधि है, ठीक है ना। ये सब हम इसको औषधि कहेंगे, कुनैन एक औषधि है, ठीक है ना। इसका प्रयोग किया जाता है मलेरिया के इलाज में। चलिए मलेरिया के इलाज में, किसके इलाज में क्या प्रयोग किया जाता है उसके बारे में ये चर्चा है। आर्टीथर, देखिए कुनैन के अलावा एक और दवा है आर्टीथर, है ना, ये भी एक औषधि है और इसका भी प्रयोग किया जाता है मलेरिया के इलाज में। तो ये सारे ड्रग हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग एक खास फील्ड में करते हैं। चलिए अब यहां पर एक बात मेंशन किया जा सकता है, ये पॉइंट नंबर हमारा होगा 6, ये हमारा पॉइंट नंबर होगा 6। चलिए इसमें हम लोग बात ये करने जा रहे हैं कि कुनैन की प्राप्ति किससे होती है, ठीक है ना। कुनैन की प्राप्ति, कुनैन, है ना, जो जिस ड्रग का भी चर्चा हुआ है, कुनैन की प्राप्ति, ठीक है ना, सिनकोना की छाल से होती है। सिनकोना एक पेड़ का नाम है, सिनकोना की छाल से होती है। चलिए
अब हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। देखिए, एक नारा दिया गया था एड्स के अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि लोगों को एड्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो सके। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। देखिए, ये इंग्लिश में ही आप इसको पढ़ना पड़ेगा सर, ठीक है ना। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, हर चीज का हिंदी नहीं होता है। ये एक नारा दिया गया था, एक अभियान चलाया गया था, ठीक है ना, ब्रिटेन में। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस का संबंध किससे है? एड्स संबंधी जागरूकता फैलाने से है। एड्स की जागरूकता फैलाने से है। बस आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह से है। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस का संबंध किससे है? तो एड्स, है ना, की जागरूकता फैलाने से है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा एड्स के बारे में जाने कि कैसे होता है और इसे कैसे बचा जा सकता है। तो एड्स की जागरूकता फैलाने से है। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। चलिए, अब हम लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, एक है एमडीटी, मल्टी ड्रग, है ना, ट्रीटमेंट, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। इसको पूरा नाम हम कहेंगे मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है ना। इसका इलाज, ये सब ड्रग है, ठीक है ना, इसका इलाज जो है वो कुष्ठ रोग में किया जाता है, कुष्ठ रोग के उन्मूलन से। एमडीटी का संबंध किससे है? एमडीटी का संबंध जो है वो कुष्ठ, है ना, जिसको हम इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं, ठीक है ना, लेप्रोसी के उन्मूलन से है। चलिए, लेप्रोसी के उन्मूलन से इसका संबंध है एमडीटी का। चलिए, डॉट, अगला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। डॉट का संबंध किससे है? तो टीबी के इलाज से, ठीक है ना। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के इलाज से संबंधित डॉट का संबंध किससे? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, इसका पूरा नाम है, अगर हम लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कभी कभी ये पूछता है, ठीक है ना। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट का संबंध जो है वो टीबी के इलाज से है। चलिए, हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। पॉइंट नंबर 10, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ जांच है ना, जिसका इस्तेमाल हम लोग रोगों के पहचान में करते हैं। देखते हैं कि किस जांच का संबंध किससे है। ये सारी बातें पॉइंट नंबर 10 के अंतर्गत होंगे। चलिए, विडाल टेस्ट। देखिए, विडाल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। विडाल टेस्ट किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है? तो वो रोग है टाइफाइड। देखिए, टाइफाइड के जांच में हम लोग विडाल टेस्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए, इसी पॉइंट में हम लोग बात करेंगे तो आता है एलिसा टेस्ट, है ना, इसको कहते हैं एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है? तो एड्स के जांच से है। एड्स की जांच से है एलिसा टेस्ट का संबंध। एक और है एड्स के जांच से संबंधित एक और टेस्ट है, जिसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉट। थोड़ा ध्यान दिया जाए, एक और जांच है वेस्टर्न ब्लॉट। तो वेस्टर्न ब्लॉट एक जांच का नाम है, ठीक है ना, जिसका संबंध किससे है? तो एड्स की जांच से है। देखिए, एक और है, होता है डिक टेस्ट। डिक टेस्ट, है ना, ये सब टेस्ट का नाम है। डिक टेस्ट का संबंध किससे है? तो डिक टेस्ट का संबंध जो है स्कारलेट फीवर, काला ज्वर इसको कहते हैं, स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर जिसको अगर हिंदी में कहा जाए तो काला ज्वर, है ना, एक तरह का ज्वर, एक तरह का बुखार है, ठीक है ना। इसका जांच से डिक टेस्ट का संबंध है। स्कारलेट फीवर का संबंध किससे है? तो डिक टेस्ट का संबंध किससे है? तो स्कारलेट फीवर, काला ज्वर की जांच से है। ये सब हम क्या देख रहे हैं? ये सारे टेस्ट हैं जिसका प्रयोग हम लोग तरह तरह के रोगों के पहचान में करते हैं। इसके बाद आते हैं, कुछ और भी जांच होता है ना, जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को वो एक तरह से जांच करता है। जैसे देखिए, एक जांच है जिसका नाम है ईईजी। चलिए, ईईजी जांच, ठीक है ना, इसको आप शॉर्ट में ही समझें। ये पॉइंट नंबर हमारा 11 होगा, हमारा पॉइंट नंबर ये 11 होगा। चलिए, ईई का संबंध किससे है? तो हमारे ब्रेन के जो एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना। यदि किसी व्यक्ति को ब्रेन संबंधी बीमारी है, ठीक है ना, तो वो किस चीज के जांच से गुजरेगा? वो जांच का नाम होगा ईईजी, ठीक है ना। तो इसमें ब्रेन संबंधी चीजों का जांच होता है, मतलब ब्रेन का जांच होता है ईईजी से। एक होता है ईसीजी, ये सब पॉपुलर नेम है, ठीक है ना। ईसीजी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हार्ट के जांच से है, ठीक है ना। तो ब्रेन संबंधी जांच का संबंध ईईजी से है, और ईसीजी का संबंध किससे है? तो हार्ट संबंधी जांच।
हार्ट संबंधी जांच का संबंध किससे है? तो ईसीजी से है। इसके बाद एक होता है ईओजी, आप ऐसे समझिए, इसके बाद एक होता है ईओजी। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध आंख के रेटिना, आंख के रेटिना की जांच से संबंध किसका है? ईओजी का है, ठीक है ना। तो आप इसको समझिए कि आंख के रेटिना, आंख की रेटिना की जांच का संबंध किससे है? तो वह है ईओजी से है। इसके बाद आते हैं एक ईएमजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका संबंध किससे है? तो मसल और नर्व, है ना, हमारे जो मांसपेशी है और स्नायु का जो जांच होता है वो उस जांच को कहते हैं ईएमजी, ठीक है ना। तो इसका संबंध किससे? मसल और नर्व, है ना, हमारी जो स्नायु है तो मांसपेशी, इसको अगर हिंदी में लिखे तो मांसपेशी एवं स्नायु का जो जांच होता है उस जांच को कहते हैं ईएमजी। तो ये जो चार जो जांच है जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लिया जाए। ईईजी का संबंध किससे है? तो ब्रेन संबंधी ये चीजों की जांच करता है। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट में समस्या है तो उस व्यक्ति को किस जांच से गुजरना होगा? ईसीजी, उसको कहते हैं, बहुत पॉपुलर नेम है, हर हार्ट पेशेंट को ना ईसीजी से गुजरना ही पड़ता है। चलिए, ईओजी का संबंध किससे है? तो आंख की रेटिना की जांच से है। यदि आंख की रेटिना में कोई प्रॉब्लम हो गया तो आपको एक जांच से गुजरना होगा जिसका नाम होगा ईओजी। और इसके बाद आते ईएमजी, इसका संबंध किससे है? तो मसल और नर्व संबंधी जांच से इसका मतलब है। चलिए, एक होता है बीडीएस, एक और जांच है जिसका नाम है बीडीएस। बीडीएस जो जांच है इसका संबंध किससे है? देखिए, ये बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल, ठीक है ना, बीडीएम, सॉरी, बोन मिनरल, है ना, डेंसिटी, बीएमडी है, सॉरी, ठीक है ना। बीएमडी का जांच किससे होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, हड्डी में जो छेद हो जाते हैं, हड्डी में मिनरल नहीं रहते हैं, तो इसका जांच को क्या कहते हैं? बीडीएम। इसका पूरा नाम है बोन मिनरल डेंसिटी, इसको एक बार ठीक से सुन लिया जाए, बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है ना। और इसका जो जांच होता है वो किसका जांच होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, यह हड्डी का बीमारी है। ऑस्टियो जहां आ गया ये समझिए कि उसका संबंध हड्डी से है, तो ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है ना, ऑस्टियोपोरोसिस की जो जांच होता है उस जांच का नाम है बीएमडी। चलिए, अब हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को लेके चलते हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर जो था वो सर 10 के बाद ये आ गया आपका नंबर 11। नंबर 11 के बाद आते हैं पॉइंट नंबर 12 में। ये सारे मिसलेनियस पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के लिए अति वरदान साबित होंगे। देखिए, अब हम लोग कुछ बीमारियों को देखते हैं, उनका प्रभावित अंग देखते हैं कि ये बीमारी कौन कौन अंगों को प्रभावित करती है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं साइनोसाइटिस, है ना, ये बीमारी का नाम है और उससे प्रभावित होने वाले अंग है। तो कुछ बीमारी का नाम लेते हैं और इससे प्रभावित अंग देखते हैं। ये हमारे शरीर के किस किस अंगों को प्रभावित करते हैं, बहुत पूछता है ये कि कोई पर्टिकुलर बीमारी है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। साइनोसाइटिस, पहला हमारा जो बीमारी है वह है, उसका नाम है साइनोसाइटिस। चलिए सर, ये साइनोसाइटिस जो है ना, नाक हमेशा बहते रहता है। देखिए कि व्यक्ति जो है वो वयस्क है, बच्चा नहीं है, बच्चा का तो नाक बहना एक नेचुरल चीज है, लेकिन ये वयस्क होंगे और इनका नाक जो है ना हमेशा गंदा रहता है, तो इनको बीमारी जो है वो साइनोसाइटिस है, ठीक है ना। चलिए, साइनोसाइटिस का संबंध किस पार्ट से है? तो वो नाक से है। इसके बाद आते हैं ओटोमाइकोसिस, ठीक है ना। ओटो क्या है इसका नाम है, इंग्लिश में लिख दिया जाए ओटोमाइकोसिस। चलिए, ये बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो कान को प्रभावित करती है। ओटोमाइकोसिस का संबंध कान से है। इसके बाद आते हैं पार्किंसन। देखिए, इसके बाद आते हैं पार्किंसन डिजीज। ऐसे समझिए, इसमें हाथ पैर ना कांपता है, कंपन का स्थिति बना रहता है। और ये पॉप जॉन पॉल जो है द्वितीय, है ना, जो कि क्रिश्चियन के जो मेन हेड हैं, है ना, पॉप, है ना, उनको इसी तरह की बीमारी है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है ना कि हाथ पैर में कंपन होते रहता है, तो ये एक तरह से ब्रेन को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है ना। और ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ एक बीमारी है जो कि हाथ पैर का कंपन बना रहता है। चलिए देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसको कहते हैं अल्जाइमर, बहुत टॉप क्लास का। ये अल्जाइमर के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। अल्जाइमर ये जो बीमारी है ये भी मस्तिष्क की बीमारी है। इसमें व्यक्ति में होता है कि अल्जाइमर बीमारी में क्या होता है, पहले इसको देख ले। पार्किंसन बीमारी में हाथ पैर में कंपन रहता है,
हाथ पैर में कंपन रहता है, ये बीमारी पार्किंसन डिजीज है। अल्जाइमर में क्या होता है, व्यक्ति का मेमोरी लॉस हो जाता है, मेमोरी खत्म। हम पास्ट में क्या थे, राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे कि चपरासी थे, सब भूल गए। तो अल्जाइमर बीमारी जो है, ये बीमारी रोनाल्ड रीगन अमेरिकी राष्ट्रपति को यही बीमारी थी। देखिए, यदि कोई बीमारी का संबंध बड़ा व्यक्ति से अगर हो जाता है तो समझिए कि वो बीमारी फेमस। अगर वो बड़ा व्यक्ति को अगर कोई बीमारी अगर हो गया तो समझिए कि बीमारी को पूरा दुनिया जान जाएगा कि ये बीमारी है क्या। अल्जाइमर जो बीमारी है ये भी मस्तिष्क की बीमारी है, पहले आप ऐसे समझिए, ब्रेन की बीमारी है, प्रभावित अंग ब्रेन होता है। इसमें व्यक्ति है ना, इसमें व्यक्ति ठीक है ना, अपना पास्ट भूल जाता है, हम क्या थे, मेमोरी लॉस खत्म है ना, अपना पास्ट भूल जाता है। मतलब व्यक्ति को पता ही नहीं रहता है कि हम कभी कुछ थे। चलिए, ये अल्जाइमर बीमारी, यह बीमारी ठीक है ना, अमेरिकी राष्ट्रपति, ये तो लिखना पड़ेगा ठीक है ना, अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को थी, रोनाल्ड रीगन को थी। और ये बीमारी जो है वो सर अल्जाइमर बीमारी ब्रेन की बीमारी है। चलिए, एक बीमारी का नाम है सिजनोफ्रेनिया, टॉप क्लास का नाम है ना, चलिए सिजनोफ्रेनिया, ये भी सर ठीक है ना, ये भी मस्तिष्क की बीमारी है, ये भी ब्रेन की बीमारी है ठीक है ना। और इस बीमारी में व्यक्ति जो है वो कल्पना को ही हकीकत समझता है। इस बीमारी में क्या होता है ना कि व्यक्ति जो है ना, कोई कल्पना चीज है, कोई काल्पनिक चीज है और इसको लोग हकीकत समझता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो पागल व्यक्ति, हम लोग कहते हैं ना कि वो व्यक्ति पागल है, लेकिन एक्चुअली उसको कौन सी बीमारी है। अगर कोई व्यक्ति अगर पागल है तो उसको होने वाली बीमारी का नाम है सिजनोफ्रेनिया। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण जो बिहार के वर्ल्ड फेमस जो मैथमेटिशियन थे, उनको यही बीमारी थी, इसी बीमारी से वो मरे थे है ना। हम लोग कहते थे कि डॉक्टर वशिष्ठ नारायण जो है वो पागल है, तो पागल है ये तो आम बोलचाल का भाषा हुआ, लेकिन उनको जो मेडिकल प्रॉब्लम है उसका नाम है सिजनोफ्रेनिया ठीक है ना। सिजनोफ्रेनिया में व्यक्ति जो कल्पना को ही हकीकत समझता है, ये भी ब्रेन का प्रॉब्लम है। चलिए, हम लोग बात करते हैं इंसेफ्लाइटिस। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है इंसेफ्लाइटिस। देखते हैं कि इंसेफ्लाइटिस जो है, इंसेफ्लाइटिस फलाइटिस, आसान है ठीक है ना, इसको पढ़ना आसान है। यह भी मस्तिष्क की बीमारी है, मस्तिष्क में सूजन आ जाता है। इसमें क्या होता है ना, मस्तिष्क में सूजन आ जाता है और व्यक्ति बेहोश हो जाता है ठीक है ना। इस बीमारी में मस्तिष्क मतलब ब्रेन ठीक है ना, ब्रेन में सूजन आ जाता है, सूजन आ जाता है एवं व्यक्ति ठीक है ना, क्या होता है, बेहोश हो जाता है, एवं व्यक्ति बेहोश हो जाता है ठीक है ना। तो ये है इंसेफ्लाइटिस। इसके बाद देखिए, एक दिमाग का एक और बीमारी का नाम है मेनिंजाइटिस ठीक है ना, जिसको दिमागी बुखार भी कहते हैं। मेनिंजाइटिस को ना दिमागी बुखार भी कहते हैं। एक और जो बीमारी का नाम है वो है मेनिनजाइटिस। ये सब क्या है, ये सब बीमारी हैं, आप ऐसे समझें, जो कि ब्रेन से संबंधी बीमारी है। ये भी बीमारी किससे संबंधित है, मेनिंजाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ब्रेन को प्रभावित करता है, जिसको हम लोग कहते हैं है ना ब्रेन है ना, इसमें ब्रेन फीवर हो जाता है ठीक है ना। मेनिंजाइटिस में ना सूज जाता है, तो ब्रेन फीवर होता है और ये हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो वह ब्रेन को प्रभावित करता है। चलिए, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है आपके लिए। इसमें हम लोग तरह तरह के बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक खास पॉइंट पर ना बात करके हम लोग तरह तरह के बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, अब हमारा अगला जो पॉइंट है ये नंबर पॉइंट 12 था। नंबर 13 पॉइंट देखते हैं, हमारा 13वां पॉइंट क्या है। देखिए, बच्चों का 2 रोग है जो कि कुपोषण के कारण होता है ठीक है ना, कुपोषण के कारण होता है। एक का नाम है क्वासी ओरकर ठीक है ना, एक का नाम है क्वासी, थोड़ा ध्यान से सुना जाए इसको, ओरकर ठीक है ना, एवं मेरास्मस ठीक है ना। इसको इंग्लिश में भी हम लिख सकते हैं मेरास्मस ठीक है ना। ये बच्चों का रोग है जिसमें कि कुपोषण के कारण होता है। इसमें होता क्या है ना कि हाथ पैर पतला होता है, पेट निकल जाता है। बच्चे जो होते हैं ना अत्यंत अंडरवेट हो जाते हैं, शरीर उनका फूल जाता है
बाल लाल हो जाते हैं, इसी मतलब ये जो दोनों इसमें थोड़ा टेक्निकल हालांकि अंतर है, क्वास्कियोरकर और मेरास्मस में थोड़े से अंतर हैं, लेकिन मान के चलिए कि ये बच्चों का रोग है, बड़ों में नहीं होता है, और ये कुपोषण के कारण होता है। बच्चों को प्रोटीन का सामान नहीं खाने को मिलता है, बच्चे माड़ भात खाने लगते हैं, आप ऐसा समझिए, सीधे चावल पर आ जाते हैं, उनको प्रोटीन का कोई सामान नहीं मिलता है। ऐसे गरीब परिवारों में इस तरह के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वासियोरकर और मेरास्मस, ठीक है ना, ये क्या है ना, कुपोषण, कुपोषण जनित बीमारी है, कुपोषण जनित बीमारी है जो बच्चों में होता है, जो है ना 1 से 3 साल है ना वर्ष के बच्चों में होता है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं क्वास्कियोरकर और मेरास्मस। चलिए अब हम लोग कुछ अनुवांशिक बीमारी देखते हैं, हेरिडेटरी डिजीज, ठीक है ना, कुछ हेरिडेटरी डिजीज है, और दुनिया भर में आप ऐसे मान के चलिए दुनिया भर में हेरिडेटरी डिजीज का कोई भी इलाज नहीं है। यदि कोई बीमारी अगर अनुवांशिक बीमारी है तो किसी भी पैथी में, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, चाहे दुनिया के कोई और भी कोई पैथी होगा, हेरिडेटरी जो बीमारी होते हैं उनका वो इनक्यूरेबल होते हैं, वो लाइलाज होते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारी हेरिडेटरी बीमारी है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होंगे आपके लिए। चलिए अनुवांशिक बीमारियों को देखते हैं। कुछ अनुवांशिक बीमारियों को देखते हैं। चलिए इसमें पहला जो है बात है हीमोफीलिया है। चलिए पहला बात है हीमोफीलिया है। देखिए हीमोफीलिया क्या है, एक अनुवांशिक बीमारी है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, मतलब कि रक्त अगर बहता है तो बहते चला जाएगा, है ना। इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। ब्रिटेन के जो महारानी हैं उनको जो राजघराना है उसमें यह बीमारी है, इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं, ठीक है ना। मेन बात जानिए, है ना, इसे रॉयल डिजीज कहते हैं, रॉयल डिजीज कहते हैं, ठीक है ना। हेमोफीलिया को क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज कहते हैं। इसमें रक्त का थक्का, अगर हीमोफीलिया से अगर कोई ग्रसित कोई व्यक्ति है तो उसका जो रक्त बहेगा तो फिर बहते रहेगा, रक्त कभी रुकेगा नहीं, ठीक है ना। तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही उसका एक हल है। चलिए तो इस अनुवांशिक बीमारी में पहले हम लोगों ने देखा होमोफीलिया। इसके बाद और भी रोग है जिसका नाम है थैलासेमिया, थैलासीमिया, आप ऐसा समझिए। और एक और वर्ड है, एक और बीमारी का नाम है जिसका नाम है सिकल सेल, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये दोनों किसका बीमारी है, थैलासेमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये दोनों रक्त की बीमारी है, ठीक है ना। ये दोनों रक्त की बीमारी है, ये अनुवांशिक बीमारी है। थैलासेमिया जो होता है वो बच्चों में होता है, ज्यादातर ये बच्चों में देखने को मिलता है। सिकल सेल एनीमिया ये रक्त की बीमारी है, आप इस तरह से समझें। चलिए अब हम बात करते हैं, एक आता है कलर ब्लाइंडनेस। ये सारे कौन सी बीमारी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारा जो है ना अनुवांशिक बीमारी है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अगर कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है, ये रोग है, आंखों का रोग है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णंधता कहते हैं इसको। इसमें व्यक्ति जो होता है लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर सकता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें कलर ब्लाइंडनेस में होता है क्या, इसमें व्यक्ति, ठीक है ना, लाल एवं हरे रंग में है ना अंतर नहीं कर सकता है, अंतर नहीं कर सकता है। इस बीमारी को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। फिर आपका जो और भी बीमारी अनुवांशिक बीमारी में उसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ये दो इंपॉर्टेंट है ना, टर्नर सिंड्रोम नाम है इस बीमारी का, ठीक है ना, इसका हिंदी भी यही रहेगा, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना। चलिए ये सभी क्या है, ये सभी अनुवांशिक बीमारी है। चलिए तो अनुवांशिक बीमारी में हम लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हीमोफीलिया, इसमें ब्लड का थक्का नहीं जमता है। दूसरा हम लोगों ने देखा क्या, थैलासेमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये जो दोनों है ये ब्लड का ये प्रॉब्लम है, ब्लड संबंधी बीमारी है। इसके बाद आते कलर ब्लाइंडनेस, जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति को सीबी, इसको शॉर्ट में कहते हैं सीबी, ठीक है ना। इस बीमारी में होता क्या है कि व्यक्ति जो है वो लाल और हरा, हमें ये समझना है, लाल और हरा रंग को समझ में नहीं है कि कौन सा लाल है कौन सा हरा है। चलिए और टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम भी दो ऐसे अनुवांशिक बीमारी है जिनका कोई क्यूर नहीं है। चलिए हम लोग कुछ और मिसलेनियस पॉइंट्स को देखते हैं। तो ये हमारा पॉइंट नंबर था 14 सॉरी। अब हम लोग आते हैं नंबर 15 पर। देखिए
जो एडिस मॉस्किटो जो होता है ना, ये क्या फैलाता है, जो एडिस मॉस्किटो के कारण डेंगू फैलता है। चलिए कुछ मॉस्किटोज देख लेते हैं। एडिस मच्छर, एडिस मच्छर डेंगू फैलाता है, डेंगू फैलाता है। आप इसको शॉर्ट में समझे, डेंगू किस मच्छर के कारण फैलता है, तो एडिस मॉस्किटो के कारण फैलता है। नंबर 16 आते हैं, देखिए इसमें एक है H1N1 वायरस, ठीक है ना। H1N1 वायरस का संबंध किससे है, तो स्वाइन फ्लू से है। जो सुअरों में जो ज्वर फैलता है, ठीक है ना, इसको कहते हैं स्वाइन फ्लू। और इसके लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है, H1N1। एक होता है H5N1, ये दो वायरस अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं बर्ड फ्लू, है ना। बर्ड जो फ्लू होता है, जो चिकन्स में, बर्ड्स में जो फ्लू होता है, ये काफी संक्रामक होते हैं और ये डेडली भी होते हैं। अगर इसको कोई अगर व्यक्ति खा जाए तो उसमें भी बर्ड फ्लू होता है। इसलिए जब बर्ड फ्लू फैलता है तो मुर्गियों को मार दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि इसका संक्रमण ना फैले। तो H5N1 वायरस के कारण कौन सा बीमारी होता है, तो बर्ड फ्लू होता है। चलिए हम लोग बात को करते हैं आगे। चलिए 17 नंबर के बातों को देखते हैं कि हमारा 17वां पॉइंट क्या है। देखिए एक बीमारी है जिसका नाम है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया में क्या होता है, एनोरेक्सिया में ना भूख मर जाता है। एनोरेक्सिया में क्या होता है, भूख खत्म हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। चलिए एक बीमारी का नाम है जिसका नाम है एनोरेक्सिया। यदि कोई व्यक्ति अगर एनोरेक्सिया से ग्रसित है, इसका मतलब है कि उसके भूख नहीं लगता है, ठीक है ना, इसमें भूख नहीं लगता है, भूख नहीं लगता है, ठीक है ना। एनोरेक्सिया में भूख नहीं लगता। और इसका अपोजिट आते हैं, एक बीमारी का नाम है बुलिमिया। चलिए बुलिमिया में क्या होता है भाई, व्यक्ति को पता नहीं रहता कि कब खाना है, दिन भर खाते रहता है। आप ऐसा समझिए, ये समझिए कि इतना हंग्री होता है कि दिन भर खाते रहता है, कुछ ना कुछ इसको चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति अगर बुलिमिया से ग्रसित है, इसका मतलब है कि उसका भूख कभी शांत नहीं होगा, ठीक है ना। इससे पीड़ित व्यक्ति में, इससे पीड़ित व्यक्ति में भूख कभी शांत नहीं होता है, भूख कभी शांत नहीं होता है, इसको कहते हैं बुलिमिया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए ग्लूकोमा, ठीक है ना, ग्लूकोमा और ट्राकोमा। ग्लूकोमा में लगता है कि आंख निकल जाएगा, और ट्राकोमा ये आंख की दो बीमारी है। चलिए कुछ हम लोग और पॉइंट्स को देखते हैं। ये पॉइंट नंबर हमारा 17 था, पॉइंट नंबर 18 में आते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 18 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 18 में क्या है कि ट्राकोमा। चलिए देखते हैं ट्राकोमा, ठीक है ना, तथा ग्लूकोमा। इंग्लिश नाम आसान है ना, इससे परेशान नहीं होना चाहिए, पढ़ने में भी आसानी लगेगा आपको। तो ट्राकोमा और ग्लूकोमा ये इससे प्रभावित होने वाले अंग कौन है, आंख है ना। ये आंखों का रोग है, आप सरल भाषा में समझे, ये आंखों की बीमारी है। ट्राकोमा और जो ग्लूकोमा है ना, वो आंखों की बीमारी है। चलिए इसके बाद हम आते हैं, तो लास्ट बात क्या होगा, हम लोग 19 नंबर पर आते हैं। देखिए एक बीमारी है लिप्रोसी, इसको हैंसन्स डिजीज कहा गया है, ठीक है ना। इसका एक और नाम है लिप्रोसी, का एक अन्य नाम है, लिप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, ठीक है ना। इसका एक अन्य नाम है जिसको कहते हैं हैंसन्स डिजीज। थोड़ा इंग्लिश टर्म आपको समझना होगा, जिसको कहते हैं हैंसन्स डिजीज। और टॉन्सिल, और लास्ट बात है टॉन्सिल। टॉन्सिल का एक नाम है जिसको कहते हैं पुलिस गार्ड। टॉन्सिल का एक अन्य नाम है जिसको कहते हैं पुलिस गार्ड। टॉन्सिल हमारा एक ऑर्गन है जिसका नाम है पुलिस गार्ड। तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में ये हमारा मिसलेनियस पॉइंट्स का बात इतना रहा। इसमें उन सारी चीजों का चर्चा किया गया है जो कभी ना कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे इनके आने की प्रबल संभावना बनी रहती है। ये वीडियो सेशन कैसा लगा, आप अपने कमेंट को जरूर, कमेंट बॉक्स जो है इसके लिए खुले हुए हैं, आप वहां जरूर दें, पॉजिटिव फीडबैक दें। वीडियो सेशन को और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, आप अपने सजेशन को जरूर दें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।